हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीडी क्लासेस। स्टडी स्मार्ट बी स्मार्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी क्लासेस में। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने इंडिया स्पेस ज्योग्राफी पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में देखा था, कितना उनका विस्तार है। आज हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान की। तो फ्रेंड्स, उत्तर के विशाल मैदान यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स, इनका निर्माण नियोजोइक महाकल्प में हुआ था। ठीक है, नियोजोइक महाकल्प। और नियोजोइक महाकल्प के प्लोस्टिसीन एवं होलीसीन युग में हुआ था। और जो हिमालय का निर्माण हुआ था वो आपका सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिमालय का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका सेनोजोइक महाकल्प। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स और भारत के प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुला प्लेटू के बीच में स्थित है। इनका निर्माण कैसे हुआ फ्रेंड्स? तो हिमालय से आने वाली नदियां और आपका पेनिनसुला प्लेटू से आने वाली नदियों के कारण इसका निर्माण हुआ। हिमालय से आने वाली नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं? आपकी गंगा, यमुना, सिंधु और आपकी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां। और आपके दक्षिणी पठार से आने वाली नदियां आपकी सोन नदी और चंबल नदी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, नदियां अपने साथ में बालू और मिट्टी को बहाकर लाती हैं, जिनके लगातार जमाव होने के कारण इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यह नॉर्थ वेस्ट में सिंधु के मैदानों से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र के असम के मैदानों तक फैला हुआ है। ठीक है, और जो इसका टोटल एक्सपेंशन है इसका नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो आपका 3200 किलोमीटर्स का है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा एरिया है, ये आपका पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है और इसकी लेंथ 3200 किलोमीटर। ठीक है, और कल जो हमने देखा था, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स थे उनकी जो लेंथ थी कितनी थी? 2500 किलोमीटर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वेस्ट में इसकी विड्थ ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू ईस्ट, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई है। तो ये धनुष्वाकार रूप में 3200 किलोमीटर में लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कितने किलोमीटर फैला हुआ है? 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, और जिसकी चौड़ाई वेस्ट में 500 किलोमीटर और ईस्ट में यानी कि जो असम वाला रीजन है वहाँ पर इसकी विड्थ कम हो जाती है 145 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 आपका भावर, भावर क्षेत्र। नंबर सेकंड आपका तराई क्षेत्र। नंबर थर्ड बांगर और नंबर फोर्थ पर आपका खादर। तो फ्रेंड्स, इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। भावर क्षेत्र जो है आपका वो फ्रेंड्स सिंधु नदी और तीस्ता नदी के बीच वाला पोर्शन है। ठीक है, इंडस और तीस्ता नदियों के बीच वाला जो पोर्शन है आपका वो भावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये हिमालय तथा गंगा के बीच वाला पोर्शन है। ठीक है, हिमालय और गंगा के बीच वाला पोर्शन यानी कि गंगा के
नॉर्थ वाला पोर्शन जो है वो आपका भावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो भावर पोर्शन है फ्रेंड्स, इसमें आपके कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, मिट्टी नहीं पाई जाती। इसलिए यहाँ पर जो नदियाँ हैं, जो हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, वो विलुप्त हो जाती हैं, मतलब कि अदृश्य हो जाती हैं, विलुप्त नहीं, अदृश्य हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, ये जो भावर क्षेत्र है इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कई नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र की। ये भावर आपका किसके बीच में था? सिंधु और ताप्ती के बीच में, ठीक है, सिंधु और ताप्ती नदियों के बीच में था। अब बात करते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र की। इसका जो एक्सपेंशन है तराई क्षेत्र का, वो आपका भावर और उत्तराखंड, भावर के ठीक नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। भावर के ठीक नीचे वाला जो एरिया है वो आपका तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपका उत्तराखंड से लेकर आपका असम तक फैला हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड से असम तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। भावर में आपको ओनली कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। भूमि के लिए यानी कि कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है आपका भावर क्षेत्र। तराई क्षेत्र में आपका कंकड़ पत्थर के साथ में आपका रेत, बालू और चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है, तो इसलिए कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो तराई क्षेत्र है आपका, ये सबसे अधिक उपजाऊ रहता है। तराई क्षेत्र यहाँ पर आपकी धान की कृषि के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, जो नदियाँ भावर क्षेत्र में आपकी अदृश्य हो गई थी, वो पुनः तराई क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। यानी कि जो नदियाँ भावर क्षेत्र में अदृश्य हो जाती हैं, वो पुनः आपके तराई क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। पहले दोस्तों जो तराई क्षेत्र यहाँ पर पहले घने वन हुआ करते थे, बाद में हमने इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए वनों को काटकर उसको कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों बांगर की। कहीं कहीं आपको बांगर और खादर एक ही जगह पर मिलेंगे, यानी कि जलोढ़, उसको क्लासिफाई करने जगह जलोढ़ के दो पार्ट होते हैं, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र, ठीक है। तो जो बांगर है आपका, ये प्राचीन जलोढ़ से बना होता है, ठीक है। ये प्राचीन जलोढ़ से बना होता है आपका, ठीक है। ये खादर की तुलना में अधिक ऊंचा होता है और यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक होती है, तो यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। तराई क्षेत्र और खादर की तुलना में ये कम उपजाऊ होते हैं, ठीक है। जो आपका तराई क्षेत्र और खादर के क्षेत्र की तुलना में ये कम उपजाऊ होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों खादर क्षेत्र की, ठीक है। तो ये नवीन जलोढ़ से मिलकर बना होता है, ठीक है। यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बनता है। बांगर की अपेक्षाकृत कम नीचा है ये, ठीक है। प्रतिवर्ष नदियों को बाढ़ का पानी पहुंचता है, इसलिए इसे कछारी प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर आपकी प्रतिवर्ष बाढ़ देखने को मिलती हैं, इसलिए इसे कछारी प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? कछारी प्रदेश या फिर बाढ़ का मैदान भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। बाढ़ का मैदान। चारों टाइप समझ में आ गया आपके? क्लियर है सब? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। थर्ड नंबर है आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसे हम दक्षिण का पठार भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार माना जाता है। जो आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, यह विश्व का प्राचीनतम पठार माना जाता है और ये गोंडवाना भूमि का ही भाग है। जब हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ रहे थे, तो जो नीचे वाला पोर्शन था वो आपका गोंडवाना लैंड था, ठीक है। और जो आपका ऊपर वाला पोर्शन था, ठीक है, ये आपका इंडिक इंडिक प्लेट में था। आपका गोंडवाना जो लैंड है ये आपका इंडिक प्लेट में था, और ऊपर वाला जो आपका था अंगारा लैंड, वो आपका यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था। तो ये गोंडवाना भूमि का भाग है।
जो कि आर्कियन काल की चट्टानों से मिलकर बना है। इसे भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, पहला पहाड़ी भाग और दूसरा पठारी भाग। बात करते हैं दोस्तों अरावली पर्वत की। ठीक है, यह विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक 850 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि आपका वेस्ट में गुजरात से लेकर मिड में दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और दोस्तों अरावली पर्वत की जो श्रृंखलाएं दिल्ली के आसपास वाले एरिया में हैं, उन्हें दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बात करें इसके हाईएस्ट पीक की, पर्वत शिखर की, तो फ्रेंड्स गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर, 1722 मीटर्स। और ये जो फ्रेंड्स, ये जो गुरु शिखर है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? अगर पूछ लिया जाए कि गुरु शिखर कहाँ पर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। यहीं पर आपका माउंट आबू में जैन धर्म का धार्मिक स्थल, जिसे हम दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जानते हैं, दिलवाड़ा मंदिर, वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पर, बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। विंध्याचल पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में विंध्याचल, भाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में स्थित है। यानी कि अलग अलग स्टेट में जो इसकी पहाड़ियां हैं उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर बना हुआ है, यानी कि परतदार चट्टानों से निर्मित है। इसमें लाल पत्थर की मात्रा अधिकता पाई जाती है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके हाईएस्ट पीक की, यानी कि सर्वोच्च शिखर की। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल पर्वत की, आपकी सद्भावना शिखर है। ठीक है, सद्भावना शिखर, जिसे हम गुडविल पीक भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों विंध्याचल पर्वत नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सतपुड़ा हिल्स की। तो उन्हें ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। आपका सतपुड़ा हिल्स जो है ब्लैक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका नर्मदा नदी, नॉर्थ में नर्मदा नदी और साउथ में ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। यानी कि नॉर्थ में नर्मदा नदी और साउथ में ताप्ती नदियों के बीच में इसका विस्तार देखने को मिलता है सतपुड़ा हिल्स का। यह गुजरात से पश्चिम बंगाल तक महादेव, मैकाल, राजमहल पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है। आपकी महादेव पहाड़ी कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये आपकी एमपी में स्थित है। और बात करी जाए पर्वत शिखर की, इसके हाईएस्ट पीक की, तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी क्या है? धूपगढ़। यह कहाँ पर स्थित है? एमपी में। और ये जो धूपगढ़ चोटी है फ्रेंड्स, ये महादेव पहाड़ी में ही स्थित है। ठीक है, जो धूपगढ़ है वो महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। और ये कहाँ पर स्थित है? एमपी के पंचमढ़ी में। एमपी के पंचमढ़ी नामक स्थान पर आपकी महादेव पहाड़ी देखने को मिलती है। और अगर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ सतपुड़ा, क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है? तो वो आपका पंचमढ़ी को कहा जाता है। क्वीन ऑफ सतपुड़ा पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी दोस्तों एक हिल स्टेशन है एमपी में, जिसे सतपुड़ा की रानी के नाम से हम जानते हैं। और नंबर 2 पर जो आपका मैकाल पर्वत है, बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी की, तो मैकाल की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक, इसकी हाइट कितनी है?
1050 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है आपका मैकाल पर्वत? ये भी आपका एमपी में ही स्थित है। अब फ्रेंड्स अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से आपकी इंपोर्टेंट नदियाँ निकलती हैं। आपकी पहली नदी नर्मदा, जो कि कहाँ गिरती है? आपके अरेबियन सी में जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा आपके अमरकंटक से निकलती है। और नंबर 2 पर आपकी सोन नदी। ठीक है, ये भी आपकी नर्मदा के पैरेलल चलती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, यानी कि पश्चिमी घाट की। यह आपका महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक समुद्र तल के पैरेलल फैला हुआ है। ठीक है, समुद्र तल के पैरेलल फैला हुआ है। इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया है फ्रेंड्स कि पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका? सह्याद्री पर्वत। गोदावरी, बात करें इसकी प्रमुख नदियों की फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियां गोदावरी, आपकी कृष्णा, कावेरी और भीमा इस भाग की प्रमुख नदियां हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है फ्रेंड्स? डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। इसकी जो हाइट है वो 2637 मीटर है। ठीक है, 2637 मीटर। ये कहाँ पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? आपकी केरला में स्थित है। ठीक है, ये जो डोडा बेटा है ये आपके सॉरी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अनैमुदी है। ये फ्रेंड्स ये आपका 2695 मीटर होगा, सॉरी ये वही रिपीट हो गया, 2695 मीटर। इसको क्लियर कर लीजिए, 2695 मीटर इसकी वो होगी। ठीक है, इसकी जो हाइट है 2695 मीटर की है। ठीक है, 2695 मीटर। अनैमुदी यानी कि साउथ इंडिया का सबसे ऊंची चोटी। इसे आपका साउथ इंडिया का एवरेस्ट नाम से भी जाना जाता है। एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया किसे जानते हैं? अनैमुदी। ठीक है, क्लियर है? यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और फ्रेंड्स पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी आपकी अनैमुदी है। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे। हाँ, पश्चिमी घाट इसे विभिन्न स्टेट्स में विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो इसका विस्तार है, महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, महाराष्ट्र में सह्याद्री नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में आपका किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक में इसे ब्रह्मगिरी नाम से जानते हैं। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी मैं बोलता हूँ उसे नोट कर लीजिए साथ के साथ में। ठीक है, बाद में आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो मैं जो भी बोलता हूँ आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उसे नोट कीजिए। तो आपके एग्जाम टाइम प्रिपरेशन करने में आसानी रहेगी और रिवीजन में भी आसानी रहेगी। आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। ठीक है, बाबा बुदन हिल्स नाम से भी जाना जाता है किसको? आपका ब्रह्मगिरी को बाबा बुदन हिल्स नाम से भी जाना जाता है। यह लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है आपका, जो बाबा बुदन हिल्स है आपका कर्नाटक में, बाबा बुदन हिल्स।
किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है इतना? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट। नॉर्थ में महानदी से लेकर यानी कि उड़ीसा से लेकर दक्षिण में नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी तक समुद्र तटीय मैदान के समानांतर फैला हुआ है। ठीक है। पूर्वी घाट की जो हाइट है एज कंपेरिजन टू आपका पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट थोड़ी कम है। ठीक है, जो पूर्वी घाट की ऊंचाई देखने को मिलती है वो कम ऊंचा है पूर्वी घाट आपका। और बात करें इसकी सर्वोच्च शिखर की, तो झिंदगाड़ा इसका सर्वोच्च शिखर है जिसकी हाइट 1690 मीटर है। और कहाँ पर स्थित है आपका झिंदगाड़ा? आपका कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये आपका आंध्रा में स्थित है। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका। ठीक है, और बात करते हैं फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठारों के बारे में। अभी तक हमने देखा था पहाड़ी वाला पोर्शन जितना भी अब था, हम बात करेंगे पठार की। तो फ्रेंड्स दक्कन का पठार यानी कि डेक्कन प्लेट्यू, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है और यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कितने में? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। किस किस राज्य में ये फैला हुआ है? आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, इन सारे राज्यों में फैला हुआ है। और फ्रेंड्स ये जो आपका डेक्कन प्लेटू है इसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर का पठार। तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ठीक है, तमिलनाडु में आपका तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु का पठार। और महाराष्ट्र में आपका विदर्भ का पठार। ठीक है, इस नाम से फैला हुआ है। क्लियर है सब यहाँ तक? अब बात करते हैं दोस्तों आगे भारतीय मरुस्थल की। भारत के 5% भूभाग पर आपका मरुस्थल आता है, यानी कि जो भारत का टोटल एरिया है उसके 5% भूभाग पर आपका मरुस्थल है। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? डेजर्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला आपका कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट या फिर ड्राई। ठीक है, राजस्थान का 61% भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और जो फ्रेंड्स थार का जो मरुस्थल है वो आपका सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल है, यानी कि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। थार के मरुस्थल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ये आज का सेशन था। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। और फ्रेंड्स इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बन चुकी है। और हमारी पहली जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं जिसने भी नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, या फिर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली सारी वीडियोस का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जिसका भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो वो इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, उस पर आप डीएम करके आप जो भी आपकी क्वेरी होती है, डाउट होती है, वो आप क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए उसको भी, ठीक है। टेलीग्राम पर हमसे जुड़िए, वहाँ पर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ मिलती रहेगी और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं इससे रिलेटेड वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।